बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 11 मार्च है, दिन है जुमा का और साल 2022। 3 ख़बरों पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में बात करेंगे मौलाना फजल रहमान की और आपको ये बताएँगे कि गिरफ़्तार कारकुनान की रिहाई के लिए गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने पहली कॉल किसको की, उस कॉल पर मौलाना को क्या जवाब मिला और पहली कॉल के बाद गिरफ़्तार कारकुनान की रिहाई के लिए मौलाना फजल रहमान को किस केस की कॉल मौसूल हुई। ये अहम ख़बर और इस अहम ख़बर की अहम तरीन तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे लंदन में जो अलीम ख़ान की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है, इस खुफिया मुलाकात से मुतल्लिक हैरान कर देने वाली इजाफ़ी मालूमात, इजाफ़ी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस खुफिया मुलाकात से मुतल्लिक जो तफसीलात मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा, उस तफसीलात से, उस मालूमात से आप नाज़रीन को मौजूदा सियासी गहमा गहमी के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। तीसरी नाज़रीन हमारी ख़बर यह है कि काफ लीग ने हुकूमत को जवाब दे दिया है और ये जवाब काफ लीग ने हुकूमत को किस अंदाज़ में दिया है और हुकूमत के किस इक़दाम पर यह जवाब जो है वो इत्तेहादी जमात ने हुकूमत तक पहुँचाया है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की इन तीनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले हमारी एक अहम ख़बर की तस्दीक हुई है। कल नाज़रीन हमने आपके साथ ये ख़बर शेयर की थी कि लाहौर से ये ख़बर चली है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो कल लाहौर के दौरे पर थे, उन्होंने उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है और पंजाब में नए वज़ीर आला के लिए एक नई कमेटी का जो है वो एक नई कमेटी की तश्कील कर दी गई है। लेकिन जब ये ख़बर एयरवाई न्यूज़ पे चलती है, हमारे साकिब विर्क साहब दोस्त हैं, साथी हैं, सहाफ़ी हैं, कुलीग हैं, उन्होंने ये ख़बर मेरे साथ शेयर की, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया गया कि पंजाब में उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जा रहा है। और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जिस ख़बर की शहबाज गिल साहब जो है वो तरदीद कर दें, आप नाज़रीन उस ख़बर को 100% जो है वो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यह ख़बर दुरुस्त है और सिर्फ़ शहबाज गिल साहब जो है उस दुरुस्त ख़बर को छुपाना चाहते हैं। तो हमने आपको कल भी ये बता दिया था और आज हमारी उस बात की भी तस्दीक हो गई है कि शहबाज गिल साहब जिस खबर की तरदीद करते हैं, दरअसल वो ख़बर दुरुस्त होती है और जो हमने ख़बर दी थी उस खबर की भी तस्दीक हो गई है। नाज़रीन हुआ यूँ है कि काफ लीग का एक इजलास हुआ है जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बड़ा गौर व खौस किया गया। उस इजलास में जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, उन्होंने काफ लीग के अपने लोगों को बताया है, काफ लीग की क़यादत को बताया है कि हुकूमती वज़रा उनके साथ मिले हैं और जब हुकूमती वज़रा उनके साथ मिलने के लिए आए तो बड़े मुबारकबाद दे रहे थे। यानी तारिक बशीर चीमा ने कहा कि जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुए तो जो वज़रा थे, जिसमें असद कैसर साहब भी थे, परवेज़ खटक साहब थे और जो अपने प्लानिंग के हैं असद उमर साहब वो भी थे, तो वो ये कहते हुए दाखिल हुए, जनाब मुबारक हो, चौधरी साहब मुबारक हो। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो तारिक बशीर चीमा ये बड़े अपने साफ़ अल्फाज में वो कह रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आप किस बात की मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। तो तारिक बशीर चीमा ने कहा कि मेरे सवाल करने पर हुकूमती वज़रा ने बताया कि खान साहब ने बुज़दार को तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। अब नाज़रीन इस बात का भी अंदाज़ा कर लें कि अपना वज़ीर आला पंजाब आप तब्दील कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब को तब्दीली के फ़ैसले से मुतल्लिक आप मुबारकबादें काफ लीग को दे रहे हैं। यानी आपको तो इस पर परेशान होना चाहिए कि जो आपके ऊपर इत्तेहादियों का दबाव था, जो अपोजिशन का दबाव था, उसके नतीजे में आपने बुज़दार को, जिन्हें खान साहब तब्दील नहीं करना चाहते थे, आपने सरेंडर कर दिया, आपके वज़ीर आज़म ने सरेंडर कर दिया। लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं, आपको कोई अफसोस नहीं, आप अपने इत्तेहादी के पास जा रहे हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि मुबारक हो कि खान साहब ने उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। और साथ ही उनसे ये भी पूछा गया कि ये फ़ैसला कब तक इम्प्लीमेंट होगा। तो ये कहा गया हुकूमती वज़रा की जानिब से, ये कोट कर रहे हैं तारिक बशीर चीमा साहब कि आप बस हुकूमत को सपोर्ट करें। हुकूमती वज़रा का मुझे ये कहना था और जैसे ये तहरीक एतमाद का वफाक में फ़ैसला हो जाएगा, पंजाब में भी तब्दीली जो है वो कर दी जाएगी, उस्मान बुज़दार की जगह किसी नए शख्स को जो है वो पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाएगा। तो तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि ये तो एक लॉलीपॉप है, हम किस तरह से आप पर यकीन कर लें कि तहरीक एतमाद के बाद जो आप कह रहे हैं इस पर आप अमल दरामद भी करवाएंगे। बल्कि तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि मैंने उन वफाकी वज़रा को ये जवाब दिया कि अपोजिशन तो हमें वज़ीर आला पंजाब की पेशकश कर रही है, लेकिन आप तो हमें लॉलीपॉप जो है वो दे रहे हैं, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि काफ लीग अपोजिशन के साथ जाएगी या हुकूमत के साथ जाएगी, इस हवाले से अगले 24 से 48 घंटों में फ़ैसला जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी ये अहम खबर है जिसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर कर रहे थे। कल जो शहबाज गिल साहब कह रहे थे कि ऐसा कोई फ़ैसला हुआ नहीं बुज़दार साहब की तब्दीली से मुतल्लिक, तो आज उनके अपने इत्तेहादी
जमात के जो वज़ीर हैं तारक रशीद चीमा, जो कि हाउसिंग के मिनिस्टर हैं, वो इस खबर को इंडोर्स कर रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब कहाँ पे स्टैंड करते हैं ये अब आप इसका ख़ुद अंदाज़ा कर लें। लेकिन अब हम आपके साथ जो खबर शेयर करने वाले हैं, जो अलीम ख़ान की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ के साथ लंदन में, इस मुलाकात से मुतल्लिक जो अभी तक की मालूमात पहुँची हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और जो मेरे तईं इजाफी मालूमात हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मीडिया पर खबर ये चली है कि 3 घंटे बुध के रोज़ अलीम ख़ान की नवाज शरीफ के साथ खुफिया मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया है। और इस मुलाकात में इसहाक डार भी मौजूद थे, नवाज शरीफ के अपने बेटे भी मौजूद थे। और इस मुलाकात में इससे मुतल्लिक़ ये बताया गया है कि अलीम ख़ान गिला शिकवा करते रहे कि उन्हें अपनी हुकूमत में ही जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। और इसी खबर में जो मीडिया पे चली है, ये बताया गया कि अलीम ख़ान हो सकता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जो है या ख़ुद मुसम्मिक नवाज़ में शमूलियत अख्तियार कर लें। लेकिन बहरहाल ये मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात को बुध में हुआ, और हमने जब अलीम ख़ान यहाँ से जा रहे थे हमने आपको बता दिया था कि वो जा तो जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी नवाज शरीफ के साथ भी वहाँ पर मुलाकात हो सकती है, नवाज शरीफ के नुमाइंदे के साथ भी मुलाकात हो सकती है। तो इस खबर की तस्दीक होगी। तो अब आप पैटर्न को चेक करें कि जब जहांगीर तरीन के पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होती है और यहाँ पर खुफिया मुलाकात होती है, उसकी कोई ख़बर मीडिया पे जारी नहीं की जाती, लेकिन ज़राए से ख़बर सामने आ जाती है। और तरीन भी पाकिस्तान से लंदन रवाना होते हैं, लंदन में उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हो जाती है, खुफिया मुलाकात होती है, उसकी खबर भी ऑफिशियली नहीं जारी की जाती। उसके बाद अलीम ख़ान जिनकी लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात होती है, लंदन जाने से पहले लाहौर में अलीम ख़ान जो है वो अपना शहबाज शरीफ के साथ खुफिया मुलाकात करके जाते हैं। यानी शहबाज शरीफ की पहले जो आपको पैटर्न समझा रहा हूँ, जो कड़ियाँ आपको मिला के समझा रहा हूँ कि शहबाज शरीफ के साथ पहले तरीन की खुफिया मुलाकात, फिर तरीन की लंदन में नवाज शरीफ के साथ खुफिया मुलाकात, इसी तरीके से अलीम ख़ान की पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ खुफिया मुलाकात, और उसके बाद अलीम ख़ान जो है वो लंदन जाते हैं और वहाँ पर नवाज शरीफ के साथ जाके मुलाकात करते हैं। आप ये कड़ियाँ मिला लें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन बहरहाल बातें ये चल रही हैं कि अलीम ख़ान को वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनाया जा सकता है, इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन इस खबर से जुड़ी एक खबर ये भी है कि लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने के बाद अलीम ख़ान ने जुमेरात के रोज़, यानी कल जो दिन गुजरा है, जब यहाँ पर एक ऑपरेशन पार्लियामेंट लॉजिस्ट के सामने हुआ है, अलीम ख़ान ने जहांगीर तरीन के साथ भी मुलाकात की है। उसमें भी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से गौर किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि बाप ने भी अभी तक फ़ैसला नहीं किया, अभी तक GDA ने भी अपने किसी फ़ैसले से हुकूमत को आगाह नहीं किया, MKM भी खामोश बैठी है, तरीन ग्रुप आपके सामने है, अलीम ख़ान ग्रुप आपके सामने है। यानी जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ ने मिलकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बाहमी अपोजिशन के इत्तफ़ाक़ का जो है मैसेज दिया, अभी तक हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सामने नहीं आई, जिससे यह पता चल पाया कि हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो एक प्लेटफार्म पे हैं, एक पेज के ऊपर मौजूद हैं और हुकूमत को किसी किस्म का ख़तरा लाहक नहीं। लेकिन बहरहाल हम आपके साथ अगले प्रोग्राम में एक बड़ी अहम खबर शेयर करेंगे कि अरकान पार्लियामान जो अपना ज़मीर फ़रोख्त करना चाहते हैं, जो अपनी वफ़ादारियों को फ़रोख्त करना चाहते हैं, उनका रेट किस हद तक पहुँच चुका है। अपोजिशन का रेट तो आपने सुन लिया था, जो हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था कि 18 करोड़ की ऑफ़र की जा रही है, लेकिन हुकूमत कितनी ऑफ़र कर रही है। खान साहब जो मुल्की सियासी इदारों की बात करते हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन खान साहब किसी MPA के, किसी MNA का क्या रेट लगा रहे हैं, बड़े होशरुबा किस्म की मालूमात अगले प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और मैंने इस पर एक पोल भी कराया था, एक सर्वे भी कराया था अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए और उसके साथ साथ अपने यूट्यूब अकाउंट के ज़रिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आखिरी जो खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है कि मौलाना फजल रहमान के कल रज़ाकार या कारकुनान जब पार्लियामेंट लॉजेस के सामने पहुँचे और जिन पर फिर पुलिस की जानिब से हल्ला बोला गया, उन गिरफ़्तार कारकुनान को रिहाई के लिए मौलाना फजल रहमान ने किसको पहली कॉल किसको की। वैसे जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने तो अपना ट्वीट जारी कर दिया कि जब इन ट्वीट जो है वो ट्विटर पर उन्होंने किया है, उसमें शहबाज गिल साहब का ये कहना था कि मौलाना फजल रहमान के जब कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया तो अपने उन लोगों को वो रिहा करवाने के लिए इधर उधर फ़ोन कॉल करते रहे, माफ़िया मांगते रहे कि हमारे कारकुनान को रिहा कर दिया जाए। तो ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। शहबाज गिल साहब का ये दावा कितना सच्चा हो सकता है, कितना हकीकत पर मबनी हो सकता है, इसका आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब मौलाना फजल रहमान के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया तो मौलाना फजल रहमान बड़े शदीद गुस्से में थे, बड़ा बर्मी का वो इजहार कर रहे थे और ख़ुद वो अपने G6 के घर से निकल के पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर पहुँचे थे और ख़ुद अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए आए थे। लेकिन पुलिस ने उन पर हाथ नहीं डाला, मौलाना फजल रहमान को गिरफ़्तार नहीं किया। हालांकि जो कारकुनान जिन्हें गिरफ़्तार कर रहे थे
वो मौलाना फजल की जमात की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार थे। तो मौलाना फजल ने जो पहली कॉल की वो मीडिया के ज़रिए अपनी पार्टी के, अपनी ज़ैली अंसारुल इस्लाम के जो कारकुनान थे उन्हें कॉल की, और पहली कॉल पे ये कहा गया कि जहाँ जहाँ मौजूद हैं वहीं पर धरना दे दें, एहतजाज कर दें, और जो लोग इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं वो फौरी तौर पे इस्लामाबाद पहुँचें। उसके बाद फिर 1 घंटे के अंदर आपने देखा कि पूरा मुल्क जो है वो मौलाना फजल ने अपने कारकुनान के ज़रिए जैम कर दिया था। कोयटा में जो सड़कें थीं उन्हें बंद कर दिया गया था, सिंध की सड़कों को बंद कर दिया गया था, वहाँ पे धरने शुरू हो चुके थे। पंजाब की यही सूरत हाल बनती जा रही थी, हालात कशीदा हो रहे थे, और खैबर पख्तूनख्वा में भी कई शाहराओं को मौलाना फजल के कारकुनान की जानिब से बंद कर दिया गया था। तो जब ये सूरत हाल बनती देखी तो शेख रशीद साहब जो बड़े दावे कर रहे थे कानून जो हाथ में लेगा उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे, तो फिर हुकूमत मिन्नत तरले पर मजबूर हो गई। हुकूमत मौलाना फजल के साथ इंगेज हुई। हुकूमत ये मिन्नत तरले, ये मिन्नत समाजत और माफ़िया मांगती रही कि हमसे गलती हुई है, आप ये कॉल वापस ले लें, कम अज़ मुल्क को आप जाम ना करें, इससे मुल्क का नुकसान होगा, हुकूमत की मईशत का नुकसान होगा। जिसके बाद मौलाना फजल इस बात पर रजामंद हुए, और फिर मौलाना फजल ने अपने कारकुनान को वापस घरों को जाने को कहा और उनका शुक्रिया भी अदा किया। फिर उसके बाद फिर हुकूमत की जानिब से उन तमाम कारकुनान को जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था, जिस पर शेख रशीद साहब कह रहे थे कि कानून को अगर हाथ में लेंगे तो कानून के ज़रिए उन्हें कुचल दिया जाएगा, तो फिर उन तमाम कारकुनान को शख्सी ज़मानतों के ऊपर रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में तो यहाँ तक सूरत हाल पैदा हो गई थी कि पार्लियामेंट लॉजेस आने वाले, रेड जोन आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था। इवन के इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया था ताकि मौलाना फजल के तमाम कारकुनान को इस्लामाबाद आने से रोका जाए और यहाँ पर कोई ऐसी तसादम किसी सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन शेख रशीद साहब तो ख़ुद जो है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तसादम किसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, फ़ारूक हबीब साहब पैदा करना चाहते हैं। वो ट्विटर पर बाकायदा ट्वीट करके कहते हैं कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद हो, तमाम PTI के जो टाइगर्स हैं, जो वोटर सपोर्टर हैं, वो पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुँचे हैं, वो डी चौक पे पहुँचे, और जो भी PTI का बंदा वोट डालने के लिए जाए उन्हें रोका जाए। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं 63A की, कि इसका मतलब ये है जो लोग पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करेंगे उन्हें स्पीकर वोट डालने से रोक सकते हैं। अगर इसकी ये इंटरप्रिटेशन समझ ली जाए तो जो आर्टिकल 95 है वो तो रिडेंडर हो जाता है, गैर मौसर हो जाता है, कि यानी अगर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, अगर एक MNA जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं डाल सकता, तो फिर आर्टिकल 95 हो ही नहीं सकता, उसकी ज़रूरत आइन में बाकी नहीं रहती। क्यों बाकी नहीं रहती? क्योंकि तहरीक अदम एतमाद मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होती है, जिसे ऐवान ने मुंतखब किया होता है, यानी उसकी मेजॉरिटी होती है। अपोजिशन अगर तहरीक अदम एतमाद लेकर आएगी, आर्टिकल 95 कहता है कि तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उस साइड से लोग तोड़ के इमरान खान के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट देंगे, तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। 63A की ऐसी इंटरप्रटेशन की जा रही हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन सकती है, हड्डी बन सकता है ये आर्टिकल, जिसे बड़ा इस्तेमाल करने के हवाले से कहा जा रहा है। लेकिन अब ये भी पता चल रहा है कि हुकूमत अपनी स्किन बचाने के लिए अब एक नया जो है वो शोशा छोड़ने के लिए जा रही है कि जो OIC की कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसकी आड़ में हुकूमत अब ख़ुद को बचाना चाहती है कि उससे एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग कराई जाए, ताकि अपोजिशन की जमातें ये समझें कि हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद मुल्क को चलाएगा कौन, कबीना फारिग हो जाएगी, तो जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें कौन संभालेगा, उन्हें वेलकम कौन करेगा। तो ये उसकी आड़ ले रहे हैं, उस आड़ में ख़ुद को बचाना चाहते हैं। और यहाँ तक आप देख लें कि जो खान